ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत होती है। एज वी नो, यहाँ पे हमने साइंस की बात की कि हमें सिर्फ और सिर्फ पोस्चर और मूवमेंट का इशू नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास कुछ बच्चों में क्या होता है कि उसकी हिप डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत होगी? ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी। वो होगा तो उसका जो हिप डिस्प्लेस हुआ होगा तो उसको वो अपनी जगह पे लाने के लिए जो है सर्जरी परफॉर्म करेगा, या कुछ उसकी जो और प्रॉब्लम्स हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्कोलियोसिस की, तो स्कोलियोसिस जो है हमारे पास साइडवेज जो कर्वेचर स्पाइन का होता है, वो साइड पे जो है वो टिल्ट होने की वजह से हम उसकी सर्जरी परफॉर्म करवाते। किस पे? ऑर्थोपेडिक सर्जन पे हम परफॉर्म करवाते हैं, ताकि उसकी जो मोटर प्रॉब्लम्स है वो इम्प्रूव हो सकें। और कुछ तो इनके रिकमेंडेशन से जो है हम ऐसी ब्रेसेस देते हैं ताकि वो हम उसकी जो बोन्स जो है हम रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्रेसेस के थ्रू भी रिफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर यूज़ करेंगे तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं अपने शेप को। फिर न्यूरोलॉजिस्ट और साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट की बात आती है कि ये भी हमारे पास टीम में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसके मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। फिर जनरल फिजिशियंस की बात आती है, और फैमिली जो फिजिशियन होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं उसके होल जितनी भी उसकी चीज़ें होती है, उसकी कोऑर्डिनेशन का काम किसका होता है? वो जनरल फिजिशियन और फैमिली फिजिशियन का होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैकेनिज़्म ऑफ डिजीज़। मैकेनिज़्म ऑफ डिजीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सेरिब्रम है जो कि कनेक्ट हुआ होता है ब्रेन स्टेम के साथ, और साथ ही साथ जो है वो आगे गया होता है विद स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ब्रेन का क्रॉस सेक्शन करें, उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं। एक राइट मोटर कॉर्टेक्स एरिया आता है, और दूसरा जो है हमारे पास लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स एरिया आता है। तो राइट मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स एरिया को, के जो फंक्शंस है उसको कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट है वो राइट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्या होता है कि इम्पल्सेस आती है, जो मोटर इम्पल्सेस होती है वो ट्रांसफ़र होती है राइट से लेफ़्ट की तरफ, और वो फिर अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल राइट मोटर कॉर्टेक्स एरिया डैमेज हो जाता है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा, और वहाँ पे जो है जो मोटर इम्पल्सेस है वो सही से नहीं जा रहे टुवर्ड्स द लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स एरिया, तो क्या होगा कि अपोजिट होता है कि अगर राइट डैमेज हो रहा है तो वो तो मोटर इम्पल्सेस लेफ़्ट की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं ना, तो इसी वजह से जो फंक्शन किसके इफेक्ट होंगे? लेफ़्ट के इफेक्ट होंगे। तो ये ऐसे ही है कि अगर राइट इफेक्ट हो रहा है तो लेफ़्ट फंक्शन जो है, लेफ़्ट साइड के जो फंक्शन है वो इफ़ेक्ट होंगे, और अगर लेफ़्ट डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से जो है राइट के इफ़ेक्ट होंगे। ये है इसका मैकेनिज़्म। फिर बात आती है पायरामिडल पाथवेज़ की। पायरामिडल पाथवेज़ में हमारे पास क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवे होता है और एक पायरामिडल पाथवे होता है। इसमें 2 टाइप्स आ जाती है। फिर इनके 2 टाइप्स में हमारे पास जो है जो पायरामिडल पाथवे वो वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जो कि कंपोज होता है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी पे। और स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी का हमें पता है कि वो किसकी वजह से होता है? वो सेरिब्रम के डैमेज होने की वजह से होता है। तो इसमें फर्दर हमारे पास टाइप्स आ जाती है, हेमीप्लीजिया आ जाता है, पैराप्लीजिया, और साथ ही साथ जिसको हम डायप्लीजिया भी बोलते हैं, और क्वाड्रिप्लीजिया आ जाता है। अब हेमीप्लीजिया जो कि हमारे पास है लेफ्ट, अगर हमारे पास हेमीप्लीजिया में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स एरिया इफेक्ट होता है, डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा कि मोटर इम्पल्सिस जो है वो डायरेक्टली नहीं जाएगी राइट मोटर कॉर्टेक्स एरिया की तरफ, और उस राइट का जो फंक्शन एबिलिटी होगी वो इफेक्ट हो जाएगी। और हाँ मतलब जो राइट साइड है, हेमी मीन्स हाफ, प्लीजिया मीन्स पैरालिसिस, तो राइट साइड का हाफ जो है वो हमारे पास पूरा इफेक्ट हो जाएगा अपर लिम्ब भी साथ ही साथ और लोअर लिम्ब भी, क्योंकि हाफ साइड को हम इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हाफ साइड की बात हो रही है ना कि हेमीप्लीजिया जो है इसमें ये होता है। तो राइट इफेक्ट हो रहा है, राइट डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है लेफ्ट हाफ जो है वो पूरा फंक्शनल लॉस उसमें हो रहा है। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि टोन जो है यहाँ पे मसल की जो टोन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हाइपरटोनिसिटी की तरफ मसल हमारे चले जाते हैं, और जो हमारे लिम्स है वो स्टिफ होते हैं। तो ये हमारे पास है हेमीप्लीजिया। फिर पैराप्लीजिया या डायप्लीजिया जो है हमारे पास वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? दो लिम्स की बात कर रहे हैं कि या तो अपर 2 लिम्स इफेक्ट होंगे या लोअर 2 लिम्स। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लोअर लिम्ब इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है उसकी जो टोन है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे तीनों में जो है टोनिसिटी जो है हाइपरटोनिसिटी की तरफ ही जाएंगे मसल।
क्योंकि हम स्पास्टिक की डिवीज़न कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसी वजह से जो है ना तीनों जो है हाइपरटोनिसिटी तीनों में ही होगी। स्टिफ जॉइंट होंगे, इंक्रीज टोन होगा, और साथ ही साथ जो है जो मसल वर्क है दूसरे मसल से, जो मसल्स हमारे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो मसल जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन करेंगे देन द अदर मसल्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीजर गैट बोलते हैं। और यहाँ पे ये भी होता है कि हमने लोअर लिम्ब की बात की कि डायप्लीजिया हो रहा है ना, हाफ लोअर लिम्ब की बात करें कि वो इफ़ेक्ट होता है, तो इसी के साथ साथ जो पार्शियली हमारे पास अपर लिम्ब भी इफ़ेक्ट होगा। फिर क्वाड्रिप्लीजिया की बात आती है। क्वाड्री मीन्स 4 और प्लीजिया मीन्स पैरालिसिस, यानी 4 पार्ट्स की जो है हमारे पास पैरालिसिस हो जाएगी यहाँ पे। तो इसमें जो है अपर लिम्ब भी होगा और लोअर लिम्ब भी होगा, लेकिन बायलेटरली दोनों इफ़ेक्ट होंगे। और तीनों की जो है वो सिम्टम जो है वो सेम है, यानी लिम्ब जो है वो स्टिफ होंगे और सीजर गेट होगा तीनों में। अब इसके बाद जो ये हमने पायरामिडल पाथवे की बात की कि पायरामिडल पाथवे का जो पार्ट है वो है हमारे पास सेरिब्रम, और जिसमें हमारे पास डैमेज होने की वजह से जो है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सिकाज होती है। और फिर स्पास्टिक में हमारे पास फर्दर टाइप्स आते हैं, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया एंड क्वाड्रिप्लीजिया। इसके बाद है सेकंड एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवे। एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवे जो है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम, इनके डैमेज होने की वजह से हमारे पास ये होता है। तो इसमें जो 2 टाइप्स आते हैं वो है डिस्काइनेटिक एंड एटेक्सिक। डिस्काइनेटिक को एथेटॉइड भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। सो डिस्काइनेटिक में हमारे पास क्या होता है कि एज वी नो कि बेसल गैंग्लिया की वजह से काज होता है, तो अनकंट्रोल मूवमेंट्स होगी, डिक्रीज टोन होगा, यानी हाइपोटोनिसिटी होगी यहाँ पे। और दूसरा जो है एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, बैलेंस डिस्टर्ब होगा, वाइड गेट होगी इंडिविजुअल की। तो ये हमारे पास हो गए एक्स्ट्रा पायरामिडल के। फिर एटियोलॉजी की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं। प्रीनेटल आ जाते हैं, पेरीनेटल आ जाते हैं और पोस्ट नेटल आ जाते हैं। प्रीनेटल जो है हमारे पास बिफोर बर्थ होता है, पेरीनेटल जो है ड्यूरिंग बर्थ होता है, और पोस्ट नेटल जो है वो आफ्टर बर्थ होता है। प्री नेटल में हमारे पास हाइपोक्सिया की वजह से होती है, यानी इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी जो आर्टीरियल ब्लड में, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो प्रॉपर जो है सप्लाई नहीं होगा टूवर्ड्स द ब्रेन, जिसकी वजह से जो है ब्रेन के सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्री नेटल हाइपोक्सिया, जो कि प्री नेटल वो है हमारे पास एटियोलॉजी नहीं, इसका काज है जो हाइपोक्सिया की वजह से काज होता है। फिर बात आती है पेरीनेटल, जो कि एनोक्सिया की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास जो है कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन सेल्स, जिसकी वजह से परमानेंट ब्रेन डैमेज काज हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट नेटल, जो कि आफ्टर बर्थ काज होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि या तो मैटरनल इन्फेक्शन की वजह से काज हो सकता है, और या ही साथ साथ हमारे पास हेमरेज की वजह से काज हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से काज हो सकता है, या इस्कीमिया की वजह से हमारे पास काज हो सकता है। और कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास जो है काजिज़ में मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास काजिज़ है। इसके एग्जैक्ट काज तो हमें अभी तक नहीं पता चला, लेकिन हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काज हो सकता है, क्योंकि ये डैमेज कर सकते हैं हमारे ब्रेन एरियाज़ को। और ये भी है कि कभी कभी जेनिटल ट्रैक में जो है जो हमारी मदर होती है, उसकी जेनिटल ट्रैक में जो है ब्लीडिंग की वजह से जो है ये काज हो सकता है, सीपी काज हो सकता है। तो आई होप आप लोग को समझ आ चुकी होगी, और अगर आप लोग के और क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। और ट्रीटमेंट का ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम वीकनेस की बात करें, तो वीकनेस तो हम उसके मसल टोन को ही देख के करते हैं। लाइक अगर हमारे पास अपर लिम्ब के मसल उसके वीक है तो उस पर हम काम करते हैं, अगर लोअर की वीक है तो लोअर पे काम करते हैं। तो उसके मूवमेंट एबिलिटी को रीगेन करने का काम हमारा ही होता है। तो वो जो है अलग से मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। हमारे पास एक बच्चा आता है जिसका नाम हसन है, 1 ईयर से हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हम उनको जो है डेली जो हम प्रोटोकॉल देते हैं, तो वो उसकी वजह से जो है उसको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आई है।
आगे अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये भी है कि हम लाइक उसके ट्रीटमेंट में जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके मसल टोन पे लाइक पैसिवली हम उसको स्ट्रेचेस नहीं देते। हमारे पास कुछ ऐसे मोडलिटीज़ होती है जिसके थ्रू हम उसके फंक्शन जो है वो रीगेन करने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे हमारे पास स्टेंस आ जाता है, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, और EMS आ जाता है, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन करते हैं, और भी बहुत सारे मोडलिटीज़ आ जाती है जिसकी वजह से जो हम उसके जो भी मसल वीक है या जो भी नर्व इंट्रैप है उसको रीगेन करने की कोशिश करते हैं। सो हर एक डॉक्टर का जो है अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। तो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर वो शेयर कर लूँगी, अगर आप लोग चाहेंगे कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसका क्या है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।